हम भी एक दिन केदारनाथ आएंगे भगवान, सुना है वहाँ स्वर्ग से हवा आती है। केदारनाथ मूवी का ये जो डायलॉग था कहीं ना कहीं बहुत हद तक सार्थक लगता है, बहुत हद तक सही लगता है। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ ये लगता है वहाँ जाके साक्षात शिव से साक्षात्कार हुआ है। अनप्लान जर्नी हमेशा सक्सेसफुल होती है। आज मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि केदारनाथ चलना है, और मैं केदारनाथ जाने के लिए इतना उत्साहित था कि यात्रा सीज़न में मैं केदारनाथ बहुत दिनों बाद जा रहा था, तो मैंने बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए वहाँ के लिए हाँ कह दिया, और मैं पिथौरागढ़ से एक नई जर्नी के लिए चल पड़ा। यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग में जो दिखाया गया है, बारिश दिखाई गई है, और 29 मई से लेके और 3-4 जून तक मतलब बहुत हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल केदारनाथ में दिखाया गया है। पर जब बाबा का बुलावा होता है, बाबा में हमारी श्रद्धा होती है, तो हमें इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी है, और सब कुछ बाबा पे छोड़ते हुए, बाबा केदार पे छोड़ते हुए हम वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। तो केदारनाथ जाने के लिए आप पिथौरागढ़ से 2 आपके पास रास्ते हैं। या तो आप टनकपुर, खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से आप गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर, और सीतापुर के बाद आप गौरीकुंड, और गौरीकुंड से पैदल आप केदारनाथ जा सकते हैं। गौरीकुंड के बाद आपको जंगल चट्टी मिलेगा 3 किलोमीटर के बाद, उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद भीमबली मिलेगा, भीमबली से 6 किलोमीटर पे लैंचोली मिलेगा, लैंचोली के बाद बड़ी लैंचोली मिलेगी, उसके बाद भैरव गदेरा मिलेगा, रुद्रा पॉइंट मिलेगा, बेस कैंप मिलेगा, और उसके बाद केदारनाथ मिलेगा। या आप एक दूसरा रास्ता तय कर सकते हैं। आप पिथौरागढ़ में हैं, इस समय मैं पिथौरागढ़ में हूँ, मैं यहाँ से बागेश्वर जाऊँ, बागेश्वर से गरुड़, गरुड़ से ग्वालदम, ग्वालदम से थराली, थराली से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से 40 किलोमीटर के बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से हम सेम उसी रास्ते पे अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, भीरी, गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर, सीतापुर के बाद सोनप्रयाग, सोनप्रयाग के बाद आप गौरीकुंड, और सेम उसी ट्रैक को करते हुए आप जा सकते हैं। रुद्रप्रयाग में दोनों रास्ते मिल जाते हैं, और उन दोनों रास्तों वो एक ही मंजिल पे पहुंचते हैं, बाबा केदार। तो आप उस तरह से उन रास्तों पे जा सकते हैं। तो आज के दिन हमने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की है। सब कुछ बाबा केदार पे छोड़ते हुए हम वहाँ चलते हैं, और जो जो डेस्टिनेशन बीच में पड़ेंगे उन डेस्टिनेशनों के बारे में विस्तार से मैं आपको बताते हुए बाबा केदार के दर्शनों के लिए ले जाऊंगा। यात्रा के लिए जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग में दिखाया हुआ है, कुछ गर्म कपड़े आप रख लें, क्योंकि केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे मौसम पल पल भर में बदलता रहता है। और ये नहीं कह सकते कि आप एक दिन के ट्रैक के लिए जा रहे हैं, हो सकता है मौसम इतना ख़राब हो जाए कि आपको 3-4 दिन वहाँ रहना पड़े, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाएं। बाकी रहने के लिए एकोमोडेशन, खाने की पूरी व्यवस्था रास्ते में है। सिर्फ आप अपने साथ गर्म कपड़े, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ आप अपने साथ ले जाएं, और ट्रैकिंग के शूज़ होने चाहिए आपके पास, बरसाती होनी चाहिए, स्टिक होनी चाहिए, और गॉगल्स आपके पास होने चाहिए। बाकी गर्म कपड़े वगैरह आप रखें, टोपी वोपी रखें, और चलते हैं हम बाबा केदार के पास, सब कुछ उन पे छोड़ते हुए। जय केदारनाथ बाबा, जय भोलेनाथ, जय केदार। कहते हैं कि जब आप में एक प्रबल इच्छा शक्ति हो कहीं जाने की, और आपका विश्वास हो बाबा केदार में, तो आपके लिए किसी समय भी, किसी भी क्षण बुलावा आ सकता है, और आपको उस बुलावे के लिए तैयार रहना होता है। तो यही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। मैं पिथौरागढ़ से कुछ दिनों के लिए देहरादून आया था, और अचानक से मुझे बाबा केदार का बुलावा आया, और मैंने मौसम की और जो परिस्थितियाँ थी उनकी परवाह किए बिना उस बुलावे को स्वीकार किया। और आज कल रात में गुप्तकाशी पहुंचा। गुप्तकाशी से 2 बजे उठ के हम लोग बाबा केदार के दर्शनों के लिए चले हैं। वेदर फोरकास्टिंग में बारिश दिखाई हुई है, परंतु बाबा का बुलावा है, तो वहाँ जाना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश दुबे है, और मैं पिथौरागढ़ से बाबा केदार के लिए स्पेशल यात्रा पे आया हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको पूरे यात्रा का वृत्तांत आगे आगे। इस समय हम रामपुर में हैं, और आगे चलते रहिए। हम रामपुर से आगे चल दिए हैं। 3 बजे हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की थी, और जाम इतना ज़्यादा है, लोगों की श्रद्धा इतनी ज़्यादा है कि 3 बजे से चलने के बाद भी
अभी हम लोग सिर्फ रामपुर तक ही पहुंच पाए हैं। आगे गौरीकुंड तक हमें बाई रोड ही जाना है और हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि शटल सेवा है नहीं। आगे आगे जर्नी में हम आपको बताते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। 3 बजे चलने के बाद भी लगभग यहाँ से रामपुर से और सोनप्रयाग तक की जो 2.5 और 3 किलोमीटर के बीच का जो डिस्टेंस है, वहाँ तक इतना खतरनाक जाम लगा हुआ है और यहीं पे गाड़ियों को रोक दिया गया है। हम लोगों ने भी गाड़ी को यहीं पे छोड़ा है और पैदल हम लोग ये रजिस्ट्रेशन की लाइन में से होते हुए आगे जा रहे हैं। आप जाम देख सकते हैं कितना लंबा है, यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। और शटल सेवा यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद गौरीकुंड के लिए हमें मिलेगी। और लाइन को आप देखते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइन को देखते हुए हम लोग रामपुर से आगे को निकले हैं। लोगों में इतना उत्साह है केदारनाथ जाने के लिए, वो आप देख सकते हैं। और लाइन के साथ साथ हम भी आगे को बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा के साथ। रामपुर से जब हम आगे जाते हैं तो उसके बाद सीतापुर, 1 किलोमीटर के बाद सीतापुर पड़ता है। सीतापुर में आप देखिए कि पार्किंग की जगह नहीं है। पार्किंग की नीचे यहाँ पे UPRN के द्वारा पार्किंग बनाई गई है और यहाँ पे बसें नदी के किनारे तक रखी जाती है क्योंकि इससे आगे सिर्फ एक सोनप्रयाग पार्किंग है। सोनप्रयाग पार्किंग से पहले सीतापुर की एक पार्किंग है, वहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे रुकने का बेस्ट रिजॉर्ट है ये फुलवारी रिजॉर्ट। सोनप्रयाग में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ से एक रास्ता त्रिजुगी नारायण के लिए जाता है और कहते हैं कि 15 किलोमीटर की दूरी पे शिव पार्वती का विवाह स्थल है जो त्रिजुगी नारायण के नाम से जाना जाता है और बहुत ही मान्यता है। और ये लाइनों की आप कतार देख रहे हैं कि अभी हम रामपुर से चले थे, उसके बाद सीतापुर आया और सीतापुर से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जहाँ से शटल सर्विस है वहाँ तक ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका चेक होता है। ये मल्टी स्टोरी पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं और इससे आगे जो है प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। और यहाँ पे बायोमेट्रिक जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो चेक होता है और इस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को आप चेक करवा के आप लाइन से आगे जाते हैं और लगभग 300 मीटर आगे के बाद शटल सर्विसेज शुरू होती है। सोनप्रयाग है तो यहाँ पे 2 नदियों का संगम भी होगा। यहाँ पे सोनगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। यहाँ पे ये मंदाकिनी बन के आगे चलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये बिल्कुल पंक्तिबद्ध लाइन है और ये आगे जाती हुई और यहाँ पे एक्रो ब्रिज है। इन दोनों, इस सोन नदी पे जो पुल बना हुआ है ये एक्रो ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है और एक्रो ब्रिज से लगी हुई ये दुकानें हैं। इन दुकानों से बढ़ते हुए आप एक्रो ब्रिज पे जाते हैं और यहीं से आपको गौरीकुंड के लिए जो है शटल सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाती हैं। लाइनें कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ तक कंटिन्यूटी है लाइनों की और लाइन यहाँ से चली जा रही है। यहाँ पे ये लोक निर्माण विभाग के द्वारा एक्रो ब्रिज बनाया है क्योंकि 2013 के बाद जो लगभग 15-16 में यहाँ पे एक पुल हुआ करता था वो बह गया था और उसके बाद यहाँ पे PWD के द्वारा ये एक्रो ब्रिज बनाया गया है और एक्रो ब्रिज से होते हुए आप इधर जाते हैं और यहाँ पे आपको शटल सर्विसेज थोड़े इंतजार के बाद मिल जाती हैं। आप में असीम भक्ति है बाबा में और प्रबल इच्छा शक्ति है तो रुकावटें आपका कुछ नहीं कर सकती। यही हमारे साथ भी हुआ। आज 100% बारिश को बताया गया था और आज बहुत अच्छी धूप लगी हुई है और हम लगभग सोनप्रयाग से शटल सेवा के द्वारा गौरीकुंड से काफ़ी पीछे उतर गए हैं और यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं और गौरीकुंड पहुँचने वाले मीटर दूर गौरीकुंड में यहाँ पे गौरी माई का मंदिर है और केदारनाथ का जो मूल रास्ता है वो यहीं से है। यहीं से पैदल चढ़ाई शुरू होती है और 16 किलोमीटर की लंबा ट्रैक तय करके विभिन्न पड़ावों को पार करके हम गौरीकुंड से केदारनाथ पहुँचते हैं। यात्रा में हमारे साथ बने रही है और हम आपको आगे आगे जो पड़ाव पड़ेंगे उनके बारे में बताते रहेंगे। गौरीकुंड को केदारनाथ का द्वार भी कहा जाता है और कहते हैं यहाँ से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। संकरा मार्ग है। कहते हैं 2013 में यहाँ पे मैं उस समय प्रेजेंट था और यहाँ की पूरी दुकानों में मलबा घुस गया था और दुकानें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और कहते हैं कि मंदाकिनी का वेग इतना ज़्यादा था कि पानी जो है सड़कों पे आ गया था और यहाँ सारी दुकानों में घुस गया था, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। सकरा मार्ग है। सकरे मार्ग से होते हुए आप ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद गौरीकुंड में आपको यहाँ पे गौरा माई का मंदिर मिल जाता है। गौरा माई का मंदिर यहाँ पे कहते हैं गौरी माँ का मायका भी है और ये मंदिर पहले 2013 की आपदा में थोड़ा सा डैमेज हो गया था और उसके बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे गौरीकुंड है, एक गर्म पानी का कुंड है, लोग उसमें नहाते हैं और स्नान करके यहाँ से जाते हैं। गौरीकुंड मार्केट से आगे जब हम जाते हैं तो लगभग 100 मीटर आगे जाने पे हमें घोड़ा पड़ाव में मिलते हैं हम लोग और यहाँ से केदारनाथ के लिए घोड़ों की व्यवस्था है और आप घोड़े के द्वारा अपनी यात्रा कर सकते हैं। किराया इनका बहुत मिनिमम होता है, 4000 रुपये इनका
किराया होता है यहाँ से, पर अगर आप बार्गेनिंग करें तो वैसे यहाँ पे जिला पंचायत के द्वारा पर्चियाँ कटती हैं, पर बार्गेनिंग के बाद भी आपको इजीली वो मिल जाता है, यहाँ पे घोड़ा मिल जाता है और सफिशेंट यहाँ पे घोड़े रहते हैं। तो घोड़े के लिए अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत गुड़ अपने साथ ले जाएं और गुड़ वगैरह उसे खिलाते हुए चलें। यहाँ से आपको आगे चलेंगे जंगल चट्टी और भीमबली पड़ता है, उसके बारे में हम आपको रास्ते में बताते हैं। गौरीकुंड से हम लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जंगल चट्टी के आसपास एक हेलीपैड पड़ता है, चीरबासा हेलीपैड इसका नाम है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और वहाँ पे हम यहाँ पे नींबू पानी की दुकानें हैं, नींबू पानी हम यहाँ पे पी रहे हैं। यहाँ पे जो लोग ने ये छोटी छोटी दुकानें लगाई है, इनसे आप मोलभाव ना करें, क्योंकि बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक सामान आता है। और बारिश में, गर्मी में और चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं इनसे मोलभाव ना करें, जो ये देते हैं इनसे, इनके साथ सहयोग करें, क्योंकि आप यात्रा में एक बार आए हैं और इन लोगों का रोजगार, आपके लिए एक यात्रा है, इन लोगों के लिए पूरा रोजगार है। तो यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट के लिए रुकें और उसके साथ सफ़र का आनंद लें। ये यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ से पत्थर कभी भी ऊपर से आ सकता है, इसलिए बहुत सतर्क रहें और पता नहीं चलता कि पत्थर कहाँ से आ रहा है। तो ये सतर्क रहें और सावधान रहें और सेफ यात्रा करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अपनी यात्रा में इस समय हम जंगल चट्टी पहुँच चुके हैं, जो लगभग गौरीकुंड से 3 और 3.5 किलोमीटर के बीच में है। पहले हमें मन में एक ख्याल आता है कि इस जगह का नाम जंगल चट्टी क्यों पड़ा, क्योंकि जंगल के बीच में एक चट्टी थी जिसे गढ़वाली भाषा में रहने के स्थान को चट्टी कहा जाता था। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी में। पहले चरवाहे और जो यात्रा में लोग आते थे, इतनी सुख सुविधा न होने के कारण जंगल चट्टी में स्टे करते थे और इस वजह से इस जगह का नाम जंगल चट्टी है। ये देख सकते हैं आप। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम नेक्स्ट भीमबली के लिए चल रहे हैं और भीमबली पहुंचते ही हम आपको बताएंगे इस जगह के बारे में। अपनी केदारनाथ यात्रा के इस चरण में हम महादेव फॉल में पहुंच चुके हैं और महादेव फॉल से भीमबली की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ पे ये आप फॉल देख रहे हैं, इस फॉल का नाम महादेव फॉल है। मान्यता है कि महादेव जी इस फॉल में स्नान करते थे और पहले यहाँ पे ये पत्थर नहीं हुआ करते थे और ये पत्थर उस पहाड़ से टूट के यहाँ पे गिरे हैं। और कहते हैं कि एक बार सेल्फी लेते हुए कुछ लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे और इस चट्टान के कारण वो बीच में से कट गए, इसलिए सेल्फी लेते हुए ध्यान रखिए कि ऐसी जगहों पे सेल्फी ना लें। और ये बोर्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा इसीलिए लगाए गए हैं। और ये महादेव फॉल है। आगे हम भीमबली चलते हैं, भीमबली में आपको विस्तृत बारे में इसके बताएंगे। भीमबली में हम पहुंच गए हैं। ये यहाँ पे कहते हैं कि भीम ने एक बड़ी सी शिला को यहाँ पे रखा था और वो शिला जो है नीचे से खोखली है। यहाँ पे एक हेलीपैड बनाया गया था, जो आपदा में जितने भी लोग हमारे फंस गए थे उनको इंस्टेंट लेने के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया गया था। और जहाँ पे हेलीपैड बना है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खोखला है। तो लोगों ने उस समय वहाँ शरण भी ली थी। ये हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ भीम ने वो शिला रखी थी और ये वहाँ का रास्ता है। यहाँ से आप जाते हैं, घास काफ़ी हो चुकी है और इससे होते हुए बिल्कुल मंदाकिनी से खड़ी चढ़ाई पे यहाँ पे वो शिला है और वो अंदर से खोखली है पूरी। कहते हैं कि आपदा के दौरान लोगों ने इसमें शरण पाई थी, यहाँ पे लोग रहे थे और पुराने समय में यहाँ पे लोग इसमें रहते थे और यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ पे रास्ता थोड़ा नैरो है और ये शिला दिख रही है, ये अंदर से यहाँ से खोखली है, आगे जाने का रास्ता यहाँ पे नहीं है। और यहाँ से कहते हैं कि ये शिला का मुंह है और यहाँ से पूरी शिला खोखली है। लगभग 50 आदमी इसमें रह सकते हैं और बहुत ही अंदर, इतने ठंड के माहौल में भी ये अंदर से बहुत गर्म है। और कहते हैं कि ये भीमशिला है और भीम के द्वारा इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसका बड़ा ही महत्व है भीमशिला का। और आनंद फानन में ये हेलीपैड यहाँ पे बनाया गया था और ये छोटे मोटे जो चॉपर्स हैं और जो आर्मी के हेलीकॉप्टर थे उनके द्वारा यहाँ लैंडिंग की गई थी। जब आपदा आई थी, आपदा के दौरान भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए थे और यहाँ पे नदी बहुत नीचे है तो लोग सेफली यहाँ पे रहे थे। मैंने भी, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं आता है, वाईफाई वगैरह नहीं है और मैं भी यहाँ पे कई दिन रुका था। हमारी यात्रा के इस केदारनाथ के चरण में हम भीमबली पहुँच गए हैं। भीमबली से लगभग 11 किलोमीटर अप्रॉक्स केदारनाथ की डिस्टेंस है। यहाँ पे ये पुल आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले ये पुल नहीं हुआ करता था। उसके बगल में जो ये ट्रॉली है, ये इसके जस्ट बगल में ये ट्रॉली है। इस ट्रॉली के से हम इधर उधर जाते थे और ये बहुत ही रिस्की रहता था। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया। ये ट्रॉली होने से
कई एक्सीडेंट्स भी हुए थे और लोग आवाजाही के लिए इसी का प्रयोग करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ से है और यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आप देख रहे हैं, जिगजैग उसमें पूरी खड़ी चढ़ाई है। और हम चलते रहिए आगे, इसके बाद छोटी लंचोली, बड़ी लंचोली, रुद्रा पॉइंट छोड़ेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे पुल नहीं हुआ करता था, तो ये ट्रॉली के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और यात्री लोग इससे जाते थे। एक इसके ऊपर एक पुल था, वो आपदा में बह गया था और जो भी पुल वहाँ पे बनता था वो धीरे धीरे आपदा में तो बह जाता था। तो यहाँ पे एक काफ़ी हाइट पे पुल बनाया गया। आप देख रहे हो कितनी मशक्क़त के बाद यहाँ से ट्रॉली से जाते थे और एक आदमी उधर से खींचता था और कितना रिस्की होता था। नीचे बहुत गहरी नदी है और ये रस्सी से खींचा जाता था। ये श्री हीरा सिंह नेगी सहायक अभियंता और असार सिंह जी अनुसेवक हैं और ऐसे खींच के यहाँ से जाते थे। बहुत ही रिस्की रहता था। अगर नीचे देखेंगे तो नीचे बहुत गहरी नदी है। तो पहले इस तरह का जो है यातायात का माध्यम था और अब पुल बन गया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पे एक पुल बनाया गया है। पुल जो है बहुत ही नैरो है और देखने से डर लगता है। नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत संकरी यहाँ पे मंदाकिनी नदी हो जाती है, पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ये आप देखिए नदी किस तरह से प्रबल वेग के साथ आ रही है। मंदाकिनी नदी है, प्रबल वेग से आती है और ये पुल है, बहुत संकरा है। एक तरफ से या तो घोड़ा जा सकता है या आ सकता है। यहाँ से भी देखिए आप नदी कितने नीचे दिखाई दे रही है और उसका वेग बहुत ज़्यादा है। और घाटी एक नैरो घाटी है। अगर घोड़ा एक बार जाता है तो एक ही घोड़ा इसमें चल सकता है, दूसरा आने के लिए वहाँ पे वेट करना पड़ता है। लोगों के द्वारा यहाँ पे रुकाया जाता है घोड़ों को, ताकि कोई असुविधा ना हो और आप यहाँ आराम से आ सकें। और पुल बहुत ही मुश्किलों से बना था। पहले यहाँ ट्रॉली से आना जाना होता था और अब ये पुल बन गया है यहाँ पे, तो इजीली हो गया था। भीमबली पुल जैसे ही क्रॉस होता है तो एक खड़ी चढ़ाई लग जाती है और ये लगभग लंचोली के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। और लंचोली पहुंचते हैं यहाँ पे जगह 2013, 16, 17 जून को जब हम आपदा को एक नज़र में याद करते हैं तो इस पूरे रास्ते में लाशें जो थी, आदमियों के जो शव थे वो छत बिछत अवस्था में पड़े हुए थे। आपदा इतनी भयानक थी कि उस समय किसी को कुछ सूझा नहीं और जो जहाँ पे था उसे वहीं पे छोड़ के, चाहे डंडी कंडी में था या घोड़े में था, वहीं छोड़ के भाग गए। वो जो शव थे, वो जो लाशें थी, वो तो अब हट गई हैं वक्त के साथ, उनका निशान नहीं है। पर उसका एक ताज़ा निशान यहाँ पे एक रामबाड़ा था, एक शहर था, एक सभ्यता थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। यहाँ पे लोगों के टेंट थे, मकान थे, सब कुछ बना हुआ था, उनका सब सेटअप था और उसका अब नक्शे में कहीं नामो निशान नहीं है। तो हम छोटी लंचोली पहुँच चुके हैं और छोटी लंचोली के ठीक सामने रामबाड़ा है, तो वो आगे हम आपको बताते रहेंगे। ये रामबाड़ा, इस वीडियो को दिखाने का मतलब यही था कि रामबाड़ा का पोर्शन आपको दिखा पाएँ ताकि आपकी थोड़ी सी याद ताज़ा हो जाए। लंचोली को 2 भागों में बांटा गया है। पहले छोटी लंचोली आती है, फिर बड़ी लंचोली आती है और दुकानें आपको लगभग हर जगह पे मिलेंगी। आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है और वहाँ से आप खा सकते हैं। यहाँ पे GMVN के टेंट्स भी हैं, GMVN के टेंटों में भी आप रह सकते हैं, हट्स हैं उनमें रह सकते हैं। अगर आपको चलने में परेशानी हो रही है तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं और अपनी यात्रा को आप चालू कर सकते हैं। पूरी यात्रा आपकी सुखद रहेगी, कुछ ना कुछ खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त होकर चलते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। लंचोली को क्रॉस करने के बाद हम भैरव गदेरे में आ गए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पॉइंट है और बड़ा संभल के यहाँ पे चलना पड़ता है। ये ग्लेशियर पॉइंट है, भैरव गदेरे के नाम से ये प्रसिद्ध है। सुबह और शाम के समय में ये जो ग्लेशियर पॉइंट है ये थोड़ा एक्टिव नहीं रहता और दिन के समय ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए दिन के समय आप बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ पे क्रॉस करें, क्योंकि बर्फ़ पिघलती है तो ये इसके मूवमेंट का खतरा रहता है। और इसके मूवमेंट के साथ साथ कहते हैं कि यहाँ पे बड़ा सेफ्टी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर पॉइंट से कभी भी ग्लेशियर बड़ा आकार ले सकता है। बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको पूरे रास्ते में मिलेंगी और कहते हैं कि छोटे छोटे मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, उनसे होके आप आगे जाइए। थोड़ा रास्ता जो है मडी हो गया है, क्योंकि ग्लेशियर पॉइंट है, यहाँ पे बारिश भी होती रहती है, ग्लेशियर का पानी भी आता रहता है, तो थोड़ा सा मडी रास्ता रहता है। पर आप सेफ्टी से चलिए, सतर्क होकर चलिए, भगवान का नाम लेते रहिए। भैरव गदेरा से हम एकदम खड़ी चढ़ाई पे जाने के बाद रुद्रा पॉइंट पे पहुंचते हैं। इसको बेस कैंप भी कहते हैं। यहाँ पे घोड़े यहीं तक जाते हैं, इसके बाद आपको पैदल जाना होता है बाबा केदार के लिए। मौसम यहाँ पे आप देख रहे हैं हर समय खराब रहता है और कभी धूप लग जाती है, नहीं तो 2 बजे के बाद तो अक्सर यहाँ पे मौसम खराब हो जाता है। यात्रियों की भीड़ आप देखिए, लोग पंक्तिबद्ध होकर फिर भी चल रहे हैं और यहाँ पे आपको घोड़ा छोड़ देना होता है और वापसी में भी घोड़ा आपको यहीं से मिलेगा। तो
तो आप सेफ्टी से चलिए, घोड़ों से बचते हुए चलिए, क्योंकि वो तो जानवर है, उसको इतना अंदाज नहीं है, आप उससे सेफ होके चलिए। और यहाँ पे चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। बेस कैंप से हम 1 किलोमीटर आगे आए हैं, तो यहाँ पे हमको हेलीपैड मिला है। ये यहाँ पे आपदा के समय बहुत बड़ा यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, और इस समय कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चिनूक वगैरह भी यहीं पे उतरते हैं। पहले यहाँ पे JMBN की बिल्डिंगें होती हैं, जिसको डिमोलिश करके यहाँ पे हेलीपैड बनाया है। और यहाँ से अब चढ़ाई नहीं है, बाबा केदार आपके ठीक सामने है, पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ चोराबाड़ी ग्लेशियर के ठीक ऊपर जो है पहाड़ दिख रहा है, और वहीं वो ग्लेशियर था, वो टूटा था, उसके बाद उससे आपदा आई थी। तो ये रास्ता आप पूरा पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आप अपने लिए होटल वगैरह की व्यवस्था करें, यहाँ पे रहने की व्यवस्था करें, और फिर उसके बाद यहाँ आसपास घूमें। शाम को आरती के लिए बाबा केदार के पास जाएं और वहाँ पे आरती वगैरह आप करें। और ये रास्ता यहाँ पे लगभग आपका पूरी चढ़ाई वगैरह ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो ये रखे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रखे गए हैं, और बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे आए हैं। चिनूक के माध्यम से बहुत मुश्किल से ये सामान यहाँ पे आया है, और सामान पहुँचाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद ऊपर से इस सामान को यहाँ फिक्स करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये हेलीपैड में आपको हेली काउंटर्स दिख रहे हैं, यहाँ से आपको हेली के टिकट्स रिटर्न के मिल जाएंगे, या किसी को अगर जब तबीयत ख़राब है, किसी को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, तो इंस्टेंट आपको टिकट में यहाँ पे मिल जाते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बाहर तो नहीं रह गया, सबको कमरे मिल गए हैं, या कोई दिक्कत में है, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेडिकल पॉइंट्स मिलते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट उसके लिए हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे टेंट भी लगाए हैं। अगर इकोनॉमिकल हो तो आप उन टेंटों में भी रुक सकते हैं। आरती में जाने का मन था, पर अचानक से बारिश हो गई, और फिर हम स्वर्गारानी कॉटेज में ही रुक गए, और आरती का में हम अब थोड़ा लेट से जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश दुबे है। अगर आपकी शिव में अटूट शक्ति है, अटूट विश्वास है, शिव में आस्था है, तो ये जो छोटी मोटी परेशानी है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और चाहे मौसम कैसा भी रहे, अगर आपने ठानी है कि हमें बाबा के दर्शन करने, तो आप वहाँ जाएंगे। इस समय स्नोफॉल हो रहा है, और मैं निकल चुका हूँ बाबा केदार के दर्शनों के लिए, तो बने रहिए, आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। शिव कैलाशों के वासी, ये बात कहीं ना कहीं चरितार्थ होती हुई दिख रही है, क्योंकि केदारनाथ में जब हम आए थे बिल्कुल बर्फ़बारी का मौसम नहीं था, और 2 दिन की हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल के बाद यहाँ पे पूरा नज़ारा बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया है, और ये अपने आप में कैलाश बन गया है। तो कहते हैं कि जहाँ शिव रहते हैं वहाँ पे तो बर्फ़ का निवास होता ही है। आज 1 जून है, और हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर बाबा का बुलावा था कि 1 दिन और यहाँ रहना है, और इसलिए हम यहाँ रुके हैं। अभी आपको पूरा केदार के हम दर्शन कराते हैं, बने रहिए हमारे साथ। केदारनाथ में कहते हैं पल भर में मौसम बदल जाता है। अगर धूप है तो बारिश में आ जाएगी, और बारिश है तो धूप हो जाएगी। इस समय आप मौसम देखिए किस तरह से हो रखा है, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी है, तो सफ़ेद हो चुका है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ गई है, इसलिए गर्म कपड़े लेके आए, और चले मंदिर की तरफ चलते हैं। केदारनाथ से हम थोड़ा आगे जाते हैं तो रेतस कुंड यहाँ पे मिलता है। रेतस कुंड जो है, यहाँ पे कहते हैं कि शिव की जटाओं से जो पानी निकलता है वो रेतस कुंड में जमा होता है, और ये बहुत ही पौराणिक शैली में बना हुआ रेतस कुंड है। आप देखिए किस तरह पत्थर की चिनाई के द्वारा बना है। ये अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर कहते हैं कि जैसा शिव के मंदिर में शिव का शिवलिंग है, वैसी शिवलिंग यहाँ पे भी है। इस पानी की विशेषता है कि जब आप बम बम बोलते हैं तो नीचे से बुलबुले निकलते हैं, और बड़ी मात्रा में बुलबुले यहाँ पे निकलते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे शिव का निवास है। इसके अंदर जो हल्का सा दिख रहा है वो वहाँ पे शिवलिंग है, और वो शिवलिंग जो है केदारनाथ की तर्ज पे यहाँ पे भी है। और ये देखिए आप पीछे की साइड में, ये पुराने पत्थरों पे ही बना है। पुराने के समय के हिसाब से इसमें कंस्ट्रक्शन, ये पुराने पत्थर लगे हुए हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे, और ये बिल्कुल बीचों बीच में है। जब आप आस्था पथ से ऊपर को जाते हैं तो आपको ये रेतस कुंड यहाँ पे मिलता है। अभी इसका निर्माण हो ही रहा है, और कहते हैं कि आने वाले समय में इसका निर्माण बहुत अच्छे से हो जाएगा, और ये बहुत भव्य बनेगा। ये मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी है, और ये रेतस कुंड है। हमने आपको यहाँ पे रेतस कुंड के दर्शन कराए हैं। आगे चलते हैं। केदारनाथ में जो कुंड है, वो कहते हैं कि शिव की जटाओं से जो पानी निकलता है, गंगा निकलती है, उसका पानी है। और कहते हैं यहाँ पे रेतस कुंड है, ये पहले बहुत भव्य रूप में हुआ करता था, पर 2013 की आपदा के बाद ये कुंड अपने विस्तृत जो रूप था उससे थोड़ा विकृत हो गए हैं। पर ये रेतस कुंड है, इसकी एक खासियत है, यहाँ पे जब आप ओम नमः शिवाय बम बम बोलते हैं तो बबल्स निकलते हैं पानी से नीचे से, जो साबित करते हैं कि यहाँ शिव है। आइए हम आपको दिखाते हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रेतस कुंड से हम आस्था पथ से आगे चलते हैं तो एक पुल के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ये पुल है, ये सरस्वती नदी पे यहाँ पे पुल है और इससे जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे रेतस कुंड है। इसके ठीक ऊपर जो है आपका भैरवनाथ मंदिर है। एक रास्ता यहाँ बगल से भैरव मंदिर के लिए जाता है। आप पहले केदारनाथ के दर्शन करके उसके बाद भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये रेतस कुंड है। इसके बाद यहाँ पे आपको मॉन्यूमेंट्स कोई लेने हैं, भगवान की मूर्ति लेनी है। ये पूरा आस्था पथ है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आस्था पथ का निर्माण हो रहा है। अगर आपको घर के लिए कुछ मॉन्यूमेंट्स लेने हैं, कुछ भगवान की तस्वीर लेनी है, छोटे छोटे मंदिर लेने हैं प्रतीक रूप में, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला लेनी है, प्रसाद लेना है, तो वो आप ले सकते हैं। केदारनाथ में भीड़ इतनी ज़्यादा है तो आप देखिए टेंट यहाँ ऊपर भी सारे सब जगह टेंट लगे हुए हैं और यहाँ इसमें यात्री जो है मतलब जो जितना पे कर सकता है उस हिसाब से रह सकता है। ये दुकानें अभी थोड़ा सा बंद है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। बारिश के टाइम पे ये थोड़ी बंद हो जाती हैं और कहते हैं कि यहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फ़बारी होने लगती है और बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो कपड़े वगैरह डालें ये भारी होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर भी लोगों का आप देखिए कि कितना ज़्यादा लोगों की आस्था है कि बारिश बर्फ़बारी में भी लोग भगवान के दर्शनों की एक झलक पाने के लिए केदारनाथ के मंदिर की तरफ लोग जा रहे हैं। और बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि पूरी सब जगह जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर पहाड़ों ने ओढ़ ली है और आस्था पथ से आप चले आ रहे हैं। ये आस्था पथ में पूरा पत्थर लगाने का अभी काम होना है, पूरी जगह पत्थर लगेंगे, उन पत्थरों से ये मंदिर जो है सुशोभित होगा। तो ये आस्था पथ है और हम ये केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं और ये आप बने रहिए हमारे साथ दिखा। केदारनाथ धाम में ये ओम की प्रतिकृति बनाई गई है। कहा जाता है कि इसे गुजरात के कारीगरों द्वारा बनाई गई इस प्रतिमा का कुछ समय बाद कहते हैं अनावरण होगा, लेकिन अभी से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। वहीं ओम के महत्व की बात अगर करें तो ओम की गणना प्रथम ध्वनि के रूप में की जाती है। माना यह भी जाता है कि ब्रह्मांड में प्रकृति ध्वनि ओम के रूप में गूंजती है और शास्त्रों में बताया गया है कि ओम की ध्वनि मानसिक और शारीरिक तनाव को खत्म करती है और मन शून्य की ओर अग्रसर होता है। प्रतिदिन ओम का उच्चारण करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है और आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए एकाग्रचित होता है। बता दें कि ओम का उच्चारण सूर्योदय से पहले करना सबसे लाभकारी होता है। शास्त्रों में बताया है कि ओम का उच्चारण का जाप करने कम से कम 108 बार करना चाहिए। ये कहते हैं गुजरात के कारीगरों ने ये बनाई है और ये पूरे कहते हैं कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है और यहाँ पे ये स्थापित किया गया है। इसे तांबे से पूरी तरह से सिक्योर किया गया ताकि इस पर किसी भी आपदा का कोई प्रभाव ना पड़े और कहते हैं कि तांबे से चारों तरफ से ये वेल्ड की गई है और ये 250 मीटर पहले जो है एक स्थापित गोल प्लाजा है, सेंटर प्लाजा है, उसमें स्थापित किया गया है और इसका जो वजन है ये 60 क्विंटल वजन का है और बड़ी केदारनाथ में पीडब्ल्यूडी की मदद से हाइड्रा की चिनूक और हाइड्रा की मदद से ये ओम यहाँ पे स्थापित किया गया है और ये केदारनाथ की जो सुंदरता है उसमें 4 चांद लगाता है। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े जो अधिकारी बताते हैं वो कह रहे हैं कि ये लाइटिंग से इसको पूरा वो किया जाएगा, लाइटिंग लगाई जाएगी तो इसकी भव्यता में, केदारनाथ की भव्यता में और ओम की भव्यता में 4 चांद यहाँ पे लग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जहाँ शिव है वहाँ ओम है, जहाँ ओम है वहाँ शिव है। ओम के बिना शिव का और शिव के बिना ओम का अस्तित्व असंभव सा लगता है। यहाँ पे एक गोल गुंबद बनाया गया है, ये लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया है। उसमें एक कांसे का ओम जो गुजरात में बना था वो लगाया गया है, जिसमें केदारपुरी में जो शिव के मंदिर है उसमें 4 चांद लगा दिया है। आप बाहर से आएंगे एकदम से आपकी नज़र ओम पे पड़ेगी और आपका मन तन भक्तिमय हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ओम का कांसे का बनाया गया है, बहुत वजनी है और बहुत ही पीडब्ल्यूडी की बहुत ही मशक्क़त के बाद इतने ऊपर ये लाया गया है। ये कंबल स्टोन है, इससे ये चबूतरा पूरा बनाया गया है और बहुत समय, बहुत मेहनत और बहुत दिमाग इसमें लगा है। और केदारनाथ को संवारने में एक ये भारत सरकार की एक छोटी सी मुहिम है। ये इस तरह से इसे बनाया गया है ताकि और भी भव्य बाबा का मंदिर लग।
केदार में कितनी भक्ति है ये आप लाइन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग 3 बजे 2 बजे रात के लाइन लगा रहे हैं और ये बाबा की आस्था का प्रतीक है कि सब लोग बिना किसी मतलब मन मुटाव के, बिना किसी उसके पूरी लाइनों में लगे हुए हैं। और चाहे 2 घंटे, चाहे 4 घंटे, चाहे 6 घंटे लग जाएं, उनकी आस्था इतनी प्रबल है कि वो लाइनों में रहेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, बने रहिए। बाबा केदार के दर पर हम आ चुके हैं। आज बहुत 2-3 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से मौसम खुला है। ये 11वां ज्योतिर्लिंग है और कहते हैं कि बहुत यहाँ की मान्यता है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पूरा मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है और पांडवों के द्वारा ये बनाया गया है। कहते थे कि पांडव यहाँ पे अपने पापों से मुक्ति के लिए यहाँ पे आए थे और शंकर भगवान को उन्होंने शंकर भगवान के दर्शनों की इच्छा जाहिर की। शंकर भगवान उनसे इस तरह से रुष्ट थे कि उन्होंने एक भैंसे का रूप बनाया और उनसे अदृश्य हो गए। तो उसके बाद कहते हैं कि भीम ने 2 पहाड़ों के बीच में अपने पैरों को रखा, कहा कि जो शिव होंगे वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और उसके बाद सारे भैंसे तो निकल गए पर एक नहीं निकला। कहते हैं कि इसी जगह से एक भैंसा धरती को चीरते हुए पशुपतिनाथ को निकला और भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उनका पृष्ठ भाग की यहाँ पे पूजा होती है। ये केदारनाथ का मंदिर है और 11वां ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ का हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, पूरा यात्रा वृत्तांत आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा ब्लॉग में जो बातें बताई गई हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, केदारनाथ की कुछ और अनसुलझे रहस्यों के साथ किसी और ब्लॉग में। बने रहिए और धन्यवाद।